नमस्कार, द पोस्ट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पद्मश्री श्री धर्मपाल सैनी जी से। फिलहाल हम माता रुक्मणी सेवा संस्थान में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आओ आए, इसलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों जी। दरअसल इस मुलाकात के लिए हम काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रहे थे और फाइनली आपसे मुलाकात हो गई। और इस मुलाकात में हमारे दर्शकों की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न है आपसे आपके बारे में एक्चुअली जानना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से ही। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? मेरा जन्म धार जिले में हुआ। अच्छा। धार नगर में जी। जो राजा भोज की नगरी कही जाती है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उन दिनों में इंटर कॉलेज कहा जाता था। अच्छा। तो इंटर कॉलेज मैंने वहीं से किया है। मैं एक खिलाड़ी व्यक्ति रहा हूँ। अच्छा। लेकिन 11वीं में आने के बाद में एक शिक्षक हमारे आए। अच्छा। में। अच्छा, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे आप? मैं एथलेटिक्स था Athletics। और वॉलीबॉल का प्लेयर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अपने कॉलेज का भी रहा हूँ और यूनिवर्सिटी का भी फर्स्ट का वॉलीबॉल का प्लेयर रहा हूँ मैं। जी। और 1952 में अपने इंटर कॉलेज का अच्छा। एथलेटिक्स चैंपियन हूँ मैं। ओके, वाह, क्या बात है। तो ये बस्तर आपका आना कैसे हुआ और बस्तर आने का ये जो विचार है आपके जहन में कैसे आया? देखिए, मैं एक खिलाड़ी आदमी रहा जी। लेकिन 12वीं क्लास 11वीं क्लास में जब मैं कॉमर्स विद्यार्थी चुना था, तो एक विद्यासागर पांडे करके एक शिक्षक आए। उन्होंने पहले दिन हम लोगों से कहा कि मैं आपको जीवन की बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा। जी। हम लोग कहा, भाई अभी तक कॉमर्स की बैलेंस शीट पढ़ी थी, ये जीवन की बैलेंस शीट क्या होती है? जी। तो हम लोग जरा एक विशेष रूप से सावधान हो गए थे विद्यार्थी लोग। और उन्होंने 15 मिनट का बहुत धारा प्रभाव भाषण दिया। जी। और भाषण के अंत में बोले कि जैसा युवक होगा वैसी भारत माता होगी। युवक बहादुर तो भारत माता बहादुर। जी। युवक वैज्ञानिक तो भारत माता वैज्ञानिक। युवक आध्यात्मिक तो भारत माता आध्यात्मिक। युवक खिलाड़ी तो भारत माता खिलाड़ी। और युवक नकलची। अच्छा। भारत माता नकलची। क्या बात है। तो इस तरह से आपकी शुरुआत हुई। मैं भाई जी थोड़ा सा नकल करता था। तो मुझे लगा कि मैं नकल करूँ, मैं नकलची हूँ तो भारत माता नकलची होगी। ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। क्योंकि मैं 8वीं क्लास में ये निर्णय कर चुका था कि मैं शादी नहीं करूंगा। जी। मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। अच्छा। मैं देश सेवा करूंगा। तो वो जो मेरे मन में जो देश सेवा की भावना पड़ रही थी, उसको नकलची से बड़ा धक्का लगा। और मैंने पहली बार प्रतिज्ञा करी कि मैं नकल नहीं करूंगा। अच्छा। और मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा। और तिमाही परीक्षा में मैं तीनों अपने फैकल्टी में फर्स्ट स्टैंड हुआ था। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आपके जीवन में आपका कोई आदर्श रहा हो, आपके मार्गदर्शक, वो कौन थे? देखिए, बचपन में जब मैं पढ़ रहा था 8वीं क्लास में, मैं प्रभावित हुआ विवेकानंद जी से। लेकिन 11वीं क्लास में मैंने जैसे आपको बताया कि जिनके उस प्रवचन ने, एक छोटी सी बात ने, कि जैसा युवक होगा वैसी भारत माता होगी, वो थे विद्यासागर पांडे। अच्छा। इसके बाद में उन्होंने मुझे, जब मैं पढ़ने लग गया तो उनका बहुत प्रिय विद्यार्थी बन गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, ये बेनवा जी का एक प्रवचन आया था। जी जी। 1951 का। हाँ जी। पोचमपल्ली का। वो भुगतान मांग रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उनका जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है कुछ खास है। उन्होंने अपने उसमें वार्तालाप में कहा था जी कि मैं रात को सो नहीं सका। अच्छा। और लगभग रात भर जागता रहा। अच्छा, कि कल मैं जब गाँव वालों के सामने जाऊंगा तो उन्होंने जो मुझसे 85 एकड़ जमीन मांगी है जी, तो उसको मैं भारत के प्रधानमंत्री से मांग के दूं। अच्छा। कि मैं जनता से मांगूं। मैंने 3.5 बजे तय करा। अच्छा। कि मैं जनता से मांगूंगा। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति एक अलग किस्म का व्यक्ति है, जो जनता से रूबरू होना चाहता है, जनता की समस्याओं के लिए। तो इसलिए उनकी बात मुझे पसंद आई और मैंने भूदान आंदोलन में रुचि लेना शुरू किया। अच्छा।
उन्हीं के द्वारा हम लोग जो थोड़ा बहुत गांधी जी का विचार हम जानते थे, तो गांधी जी हमारे मन में प्रतिष्ठित हुए जी और उन्होंने गांधी जी के बारे में एक लाइन में उनका चरित्र खींचा है जी जी कि मैं जब विनोबा जी जब जा रहे थे तो वो अपने घर छोड़ के इंटरमीडिएट में वो भी घर छोड़ के गए थे। तो उनके मन में ये विचार थे कि मैं हिमालय में तपस्या करने जाऊं कि बंगाल में क्रांतिकारी बनने जाऊं। अच्छा। तो ये सोच करके वो बनारस में रुक गए। उन्होंने 1916 में गांधी जी का प्रवचन सुना, जो बहुत प्रसिद्ध उनका उद्बोधन है जी हिंदू यूनिवर्सिटी का। जी तो गांधी जी ने कहा कि तुम आश्रम आओ तो कुछ बातचीत हो सकेगी। गांधी जी के आश्रम में वो पहुंचे तो उनको बताया गया कि गांधी जी वहाँ रसोई घर में हैं और सब्जी काट रहे हैं। उनको लगा कि कोई ऐसा महापुरुष हो सकता है कि जो इतना बड़ा विख्यात व्यक्ति हो और वो सब्जी काट रहा हो। जी वो गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने उनको भी एक थाली में गेहूँ भरा और कहा कि लो भाई, अच्छा अच्छा मेहनत करते हुए आदमी ने बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करना चाहिए। जी जी उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ श्रम निष्ठा सीखी। अच्छा। और बाद में जब वहाँ आश्रम में रहे तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि मैंने गांधी जी में हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति एक साथ देखी। क्या बात, क्या और इसी में बस में गांधी जी का होकर रह लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे समय बड़े जी वो बने आदर्श। जिसको हम कहते हैं हमारे आदर्श, जी कि जिनके आधार के बल मैंने अपना घर छोड़ा। जी घर छोड़ने का किस्सा भी बहुत मजेदार है मेरा। जी जी जब मैं बीकॉम पास हो गया तो पिताजी बोले कि भाई ये धर्मपाल तुम्हारा ये बीकॉम का पास होने का खबर है। और उसी में धार में नगर पालिका के अकाउंटेंट की पोस्ट निकली थी। अच्छा। और हम धार में सिर्फ 2 युवक लोग बीकॉम पास होके आए थे। ओके। मेरे पिताजी जो धार महाराज के गार्डनर थे, तो वहाँ सरदार बांडेकर थे, जी उनसे अच्छा परिचय था। उन्होंने मुझे कहा कि चलो वो सरदार बांडेकर से मिलेंगे, इस पोस्ट के लिए बातचीत करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। अच्छा। मैं तो ये आपने पहले से ही प्रण किया हुआ था। तो थोड़ा नाराज हुए। जी। लेकिन मुझे 3 महीने तक समझाते बुझाते रहे मेरे मित्र और सब जने, पर मैंने तय कर रखा था कि मैं नहीं करूँगा। अच्छा। 3 महीने बाद में एक दिन बोले और रोज मुझे बेटा धर्मपाल करके पुकारा करते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन उस दिन बोले कि मिस्टर धर्मपाल, मैं समझ गया कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। आज मैं बेटा धर्मपाल से मिस्टर धर्मपाल हो गया हूँ। जी। बोले अब तुम युवा हो गए हो, जी ग्रेजुएट हो गए हो, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने अगले दिन एक झूला उठाया। अच्छा। उसमें चड्डी, बनियान, कुर्ता पजामा जी और एक टावल रखा। अच्छा। ये पाँव छुए, घर छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। क्या तो ये पूरी कहानी जो है आपको यहाँ इस फील्ड में आने की है? ये इसलिए मैं मानता हूँ जी कि मैं उनकी प्रेरणा से, विनोबा जी का जो मुझे लगा जी कि इन्हें जो कहा कि गांधी जी में हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति दोनों एक साथ थी, इनके काम में लगना मुझे जी। चाहिए। और मैं वहाँ से रतलाम में चला गया। जी। सर, बस्तर में आप कुछ उद्देश्यों को लेकर के आए होंगे। सवाल मेरा ये है कि आप बस्तर में कब आए और क्या आप उन उद्देश्यों को पाने में सफल हुए? देखिए, बस्तर में आने की एक बड़ी लंबी कहानी है। जी। मैं तो भूटान का वर्कर था। जी जी। और खूब पदयात्राएं की मैंने यहाँ से वहाँ तक। और जो समय मुझे मिलता था, अच्छा, मैं उसमें जो गांधी जी का नई तालीम का काम था जी, उसको करता था। जी जी। 1969 में विनोबा जी ने भूटान यात्राएं छोड़ दी। जी जी। तो मुझे कस्तूरबा ट्रस्ट के श्री श्यामला जी थे, वो बहुत सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे कहा कि धर्मपाल भाई, अब तो विनोबा जी ने यात्राएं बंद कर दी, क्या करोगे? क्या आदिवासी क्षेत्र में काम करोगे? मैंने उनको हाँ कही थी, मैं आदिवासी क्षेत्र में काम करूँगा। उन्हीं दिनों में मैंने 70 से 74 तक वहाँ एक भील सेवक संघ करके संस्था है। अच्छा। उसे वहाँ आदिवासी क्षेत्र है, बस्तर गौंड क्षेत्र है, गौंड क्षेत्र, और जो झाबा राजस्थान का, गुजरात का सारा हिस्सा है वो भील क्षेत्र है। हिंदुस्तान में सब में अधिक गौंड है, उसके बाद में भीलों की आबादी आती है। तो मुझे भीलों में काम करने का मौका मिला। अच्छा। लेकिन 74 में उसमें कोई राजनीतिक नेता लोग आ गए तो मैंने इसको छोड़ दिया। राजनीतिक लोगों से मेरी कभी सीधी सी पटरी नहीं बैठी। तो इससे मैं छोड़ के वापस चला आया। और 1976 में जहाँ मुझे बस्तर आने की
अवसर मेरे लिए बना। 76 में विनोबा जी अपनी माता जी की 100वीं जयंती मना रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने आखिरी में ये कहा कि हमारे अपनी माँ के 3 बेटे, तीनों बाल ब्रह्मचारी, तीनों गांधी जी के आश्रम में, तीनों स्वाधीनता संग्राम में, हम समाप्तम तो सब समाप्त। अच्छा, क्या बात है सर। मुझे ये लगा कि नहीं जी हम माता जी के नाम से कुछ आश्रम शुरू करेंगे। अच्छा मेरे साथ में भाई केरू शेठ जी बैठे हुए थे। अच्छा वो मुझे घड़ी घड़ी कहा करते थे जी कि मालवा में सामाजिक सेवा करने वाले युवक जाते हैं जी और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में राजनीति में जाने वाले युवक जाते हैं, तो समाज सेवा के नाम से आप मेरे साथ चलो वहाँ पर। तो मैंने उनसे कहा कि केवल भाई मुझे बाबा की माता जी के नाम से संस्था बनाने की इच्छा हो रही है। बिल्कुल। तो निर्मला देश पांडे जी मेरे एक मित्र थे, नरेंद्र दुबे जी और भाई केरू चंद जी, अच्छा तीनों ने मुझे कहा कि बाबा से बातचीत करते हैं, चलिए। लेकिन उन्होंने मुझे आगे कर दिया। अच्छा अच्छा बाबा से मैंने पूछा तो बीरवा जी ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया अच्छा कि कोई संस्था नहीं बनाना आप। संस्था बनाते हैं, अध्यक्ष मंत्री बन जाते हैं, वो शहर में रहते जी। हैं और कार्यकर्ता गांव में पड़े रहते हैं। अच्छा तो मैंने प्रतिज्ञा करी कि बाबा मैं गांव में ही रहूंगा। अच्छा आज मैं गांव में रहूंगा, शहर में जाऊंगा ही नहीं मैं। मुझे गांव प्रिय भी थे। प्रिय भी थे जी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी बंद। तो मैं थोड़ा निराश होकर चला आया। जी तो निर्मला देश पांडे जी बोली जी कि बाबा चाशनी देखते हैं कि अच्छा। आदमी पक्का ही कच्चा है, अच्छा। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आपकी परीक्षा हो रही थी। परीक्षा हो रही है। जी तो मैं दूसरी बार फिर गया, अच्छा लेकिन तब मैं सोच के गया कि मैं बस्तर में काम करूँगा। अच्छा। और बस्तर में काम करने के पीछे एक घटना है छोटी सी। हाँ जी, वही मैं दरअसल जानना चाहता हूँ कि बस्तर में आपका आगमन कैसे हुआ? मैं मिडिल में था, जी 6वीं 7वीं का स्टूडेंट रहूँगा। एक शनिवार के दिन हमारा सवेरे का स्कूल होता था। ओके तो उस स्कूल में जाते समय एक हकल आवाज़ लगा रहा था। जी अब तो हकर आवाज़ लगा के नहीं बेचते, जी, जी, लेकिन उस आजकल समय तो- हकर आवाज़ लगा के अखबार बेचा करते अच्छा थे। अच्छा तो उसने आवाज़ लगाई कि बस्तर की लड़कियां जंगल गई थी, उन पे चीते ने हमला कर दिया, ओके। तो उन्हें टाकरा और हंसे से चीते को भगा दिया। वाह। तो मेरे को 2 पैसे में मेरे नाश्ते के लिए मिले हुए थे। अच्छा मैंने 2 पैसा दे के वो अखबार खरीदा जी कि लड़कियों ने और चीते को टाकरा भगाया। और चीते को भगा दिया। अच्छा बड़ा अद्भुत बात है। जी मैंने इसको पढ़ा तो उसमें 6 लड़कियों की बात थी कि 3 टाकरे वाली थी, 3 हंसी वाली थी, अच्छा। पता तोड़ने गई थी और चीते ने हमला कर दिया। तो उन 3 लड़कियों ने टाकरे मारे, 3 लड़कियों ने हंसे मारे। ओह। वो 15 मिनट तक संघर्ष किया उसने, ओह। 15 मिनट बाद भाग गया। तो मैंने प्रतिज्ञा की कि एक दिन मैं उस बस्तर को देखने जरूर जाऊंगा कि जहाँ महिला इतनी बहादुर है। क्या हुआ? वो मेरे मन में बसा हुआ था जी वो। तो जो बस्तर की बात आई उसमें एक और पॉजिटिव बात थी जी कि विनोबा जी कोरापुट गांव में जी। 3 महीने भूटान यज्ञ के लिए घूमे थे। अच्छा अच्छा तो वो जानते थे अच्छे बस्तर को। तो मैंने जैसे ही बस्तर कहा कि बाबा मैं बस्तर में काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि विनोबा का बिस्तर पवनार में जी। और विनोबा बस्तर में। अच्छा लेकिन उन्होंने कुछ लिख के लाने के लिए कहा था, जी 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 मैं लिख के भी ले गया था। जी तो मैंने कहा वो विनोबा जी के सेक्रेटरी बोले कि विनोबा जी ने आपको आज्ञा दे दी। मैंने कहा नहीं, मुझे लिख के नहीं दी अभी, मुझे लिखा हुआ चाहिए। अच्छा उन्होंने कहा था नाम लिख के लाओ, तो मैं लिख के ले गया था कि संस्था का नाम माता रुक्मिणी सेवा संस्थान रहेगा। जी ये प्राचीन दंडकारण्य है, जी। इसे प्रेमादंड बनाने का प्रयत्न करेंगे, ओके इसलिए आशीर्वाद देने आया। अच्छा अच्छा तो उन्होंने प्रयत्न को अंडरलाइन किया और नीचे प्रयत्न के लिए सफलता करके मेरे को आशीर्वाद। हाँ, तो इस तरह से आप मैं निकला, जी थोड़ा सा जरा वाक्य बढ़ा है ये। जी जी मुझे फिर बुलाया, मुझे संख्या मेरी गलती तो नहीं हो गई। अच्छा मैं बड़ा डरता आया। जी तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो जी कि हिंदुस्तान का खनिज पदार्थ कहाँ है? जी मैं बाबा मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और 3/4 ट्राइबल बेल्ट में है। जी जी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक, धरती के नीचे खनिज पदार्थ हैं अच्छा। और धरती के ऊपर 1000 साल की अनछुई प्रतिभा है ओ और तुम्हारा काम रहेगा उसको निखारना, उसको ढूंढना, अच्छा। उसको निकालना। वो बस्तर की बात कह रहे थे। बस अच्छा और मेरे को उद्देश्य दे दिया
कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रतिभा निखारना, इसलिए मैंने यहाँ दूसरे काम छोड़ जी। करके एजुकेशन से शुरू किया। प्रतिभा निखारना काम सीधा सीधा एजुकेशन का, तो इसलिए यहाँ एजुकेशन से शुरू किया। अच्छा। और मैंने जो आपको बताया था कि श्यामला जी ने मुझे कहा था, जी। उन्होंने आते समय मुझे हिदायत दी कि बस्तर में लड़के तो कुछ पढ़ते हैं, जी। लेकिन महिलाएं बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रही हैं। अच्छा। और वहाँ भील सेवा संघ में हम लोग 250 लड़कियों का आश्रम चलाने लग गए थे। अच्छा। इतना लड़कियों को हमने इकट्ठा कर दिया। बस्तर में स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा उतना उस वक्त जाहिर सी बात है जागरूकता नहीं रही होगी। बिलो 1% था। बिलो 1%। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां बिलो 1%। तो क्या चुनौतियाँ आई आपके तो सामने? यहाँ जब उन्होंने मान्य कर लिया, जी। और दूसरा उन्होंने मुझे फिर एक बार और कहा कि 2 महत्वपूर्ण उनके आदेश में मानता हूँ अपने लिए। जी। एक तो मैंने बताया आपको, जी। और दूसरा आदेश ये है कि हमारे जो जनजाति क्षेत्र हैं उसमें हमारे स्वतंत्र देश का जो प्रशासन है उसमें और जनता के बीच में अच्छा। निकटता नहीं बन पा रही है। लोग तो बहुत घूमे थे, जी। सारा हिंदुस्तान 2 बार घूमे। जी। जी। तो जब वो घूमे थे तो उनको सब जगह ये लगा था कि हमारा प्रशासन और आदिवासी क्षेत्रों में बहुत कम पहुंच पाया है। जी। जी। तो इसलिए तुमने जनता के और प्रशासन के बीच में एक रचनात्मक कड़ी के रूप में काम करना पड़ा। ये 2 आदर्शों को, उद्देश्यों को लेकर मैंने यहाँ काम किया। अच्छा सर, जब आप बस्तर आए होंगे उस वक्त यहाँ पर नक्सली समस्या नहीं रही होगी, यानी नक्सली नहीं रहे होंगे, और यहाँ पर जैसी जानकारी है कि 1980 के दशक में ही नक्सली सक्रिय हुए थे। सवाल मेरा ये है कि आपको संस्था के काम करने में शुरू में नक्सलियों के आने के बाद क्या अंतर पड़ा इसमें? देखिए, जैसे मैं यहाँ आया जी। तो मुझे यहाँ आते ही बराबर अच्छा। दो एहसास हुए। उनमें से एक एहसास ये था कि विनोबा जी ने जब जो हैदराबाद में जो बातचीत हुई थी, जी। वो पोचमपल्ली में बातचीत हुई थी, तो उस समय में कम्युनिस्ट लोग हथियार पकड़ चुके थे। अच्छा। कम्युनिस्टों ने हथियार 65 में नहीं पकड़े, जी। कम्युनिस्टों ने हथियार 50 में पकड़ चुके थे। अच्छा। और उसके लिए विनोबा जी को पोचमपल्ली जाना पड़ा। ओके। तो इसलिए हमको ये मालूम था कि कम्युनिस्ट पार्टी हथियार पकड़ चुकी है। तो हम ये नहीं मानते हैं कि ये नहीं हुआ था, हम मानते हैं कि वो तो 1951 से चल रहा है। अच्छा। लेकिन नक्सलवादी हुआ 65 में, जी। तो नक्सलवादी के नाम से वो शिफ्ट हो गया। लेकिन हथियार तो पकड़े जा चुके थे 85-51 में, नहीं तो विनोबा को वहाँ नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी नक्सलवादियों के बारे में मेरा ये कहना है कि मुझे शुरू में तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, जी। लेकिन जैसे ही मैंने घूमना शुरू किया तो मुझे और बच्चों को मैं यहाँ लाने लग गया। तो मेरे बच्चे बीजापुर से भी काफ़ी आए हैं। जी। तो वो जब अपने साथ आए तो ये समाचार लेके आए थे कि नक्सली आ गए हैं। अच्छा। अच्छा। मुझे 2-3 साल मालूम पड़ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या जब यहाँ की मैं बात करता था जी। तो कुछ अखबार वाले मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। अच्छा। और कुछ नाराज भी होते थे कि हमारी 300 साल से हम यहाँ दे रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ इतनी गुजर गई हैं, हमको नहीं मालूम है, और ये अभी आए हैं, इनको अभी मालूम पड़ गया। लेकिन मेरा काम चूंकि वो शैक्षणिक था और मैं बच्चों को ढूंढने के लिए बहुत घूमता था, बच्चे मिलते नहीं थे। मैंने यहाँ 4 बच्चे से शुरू किया है और 4 बच्चों को ही मुझे 3 महीने लगे। अच्छा। तो मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा यहाँ पर जी, जी। बच्चे इकट्ठे करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ये बहुत पहले पता पड़ गया था कि यहाँ आ चुके हैं। अच्छा। लेकिन उस समय वो बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने में लगे थे, जी। इतना मुझे मालूम है। जी। अत्यधिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को बना रहे थे और ज़्यादातर वो दोस्ती करते थे, जी। खेलते थे। अच्छा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे लोगों के बीच नक्सलियों के? हाँ, उन्हीं के बीच में। अच्छा अच्छा। उनके बच्चों के बीच बैठते थे, वो ओह। रहते थे वो। अच्छा। तो ये मुझे महसूस हो चुका था। अच्छा। और मैंने विनोबा जी को लिखा भी है कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शांति तो बहुत है जी। और यहाँ के लोग अपने निर्णय करने में बहुत मजबूत है। मेरे को बस्तर की जो पहली वो दिखी खासियत दिखी
वो ये है कि यहाँ बहुत सोच समझ के निर्णय करते हैं, जी आपस में बातचीत बहुत करते हैं। जी जी, सलाह मशवरा करते हैं। और जब वो सलाह मशवरा कर लेते हैं तो व्यक्ति के निर्णय का कोई मतलब नहीं रहता, फिर वो पूरा समूह एक व्यक्ति है। अच्छा वो यहाँ की खूबी है। अच्छा, हाँ जी। चलिए। और वो अध्ययन बहुत करते हैं। अच्छा, जी, बहुत करते हैं। स्त्री शिक्षा को लेकर के आपने यहाँ पर एक बड़ा काम किया है। आपको इस पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ये सम्मान आपको कब मिला? ये मुझे 92 में मिला। 92 में? इसके पहले मुझे 83 में एक और मिल चुका है, वो महिला एवं बाल विकास का। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए, यहाँ पर 1982-83 में अर्जुन सिंह जी आए थे। अच्छा, तो उस समय मैंने यहाँ पर बच्चों के जो कार्यक्रम दिखाए, जी तो उस समय यहाँ के लोगों को पहली बार मालूम पड़ा कि यहाँ बहुत सारा काम हो चुका है। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद में मुझे 4 आश्रम और दिए गए। अच्छा, 2 आश्रम ही शुरू किया मैंने, ओके, यहाँ डुमरापाल में और बारसूर में। इसके बाद में 4 आश्रम और मिले, इससे 6 आश्रम हुए। ये तो 6 अभी अभी फिलहाल कितने आश्रम हैं यहाँ? अभी 37 आश्रम है। 36, 37, 37, ओके। इनमें 37 36 शासकीय अनुदान से चलते हैं, एक बिना अनुदान का है। अच्छा। 21 बालिकाओं के हैं, अच्छा 16 बालकों के। अच्छा अच्छा, ऐसे 37 आश्रम हैं। जी जी, और इनमें कुल स्ट्रेंथ लगभग 3000 के आसपास। 3000 के आसपास। अच्छा अच्छा, सलवा जुड़ूम एक आंदोलन हुआ था इस बीच, तो सलवा जुड़ूम के आंदोलन में आपकी संस्था को काम करने में कुछ परेशानी आई क्या? असल में क्या हुआ है जी, कि मैंने यहाँ के बच्चों को बहुत स्नेह से रखा। मैंने ये समझ लीजिए कि वो मुझे ताऊ बोलते थे जी, और मैं वास्तव में उनका ताऊ था। जी जी जी, इसके कारण से बच्चों के साथ में मेरा खेलना कूदना, उनके साथ में बैठना, जी, सब कुछ मेरा उनके जीवन से मैं घुला मिला रहा। तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं नक्सलवादी एरिया में खूब घूमा हूँ, मेरे को कभी किसी ने कोई परेशान नहीं किया। अच्छा अच्छा, मैंने कभी कभी उनके खिलाफ भाषण भी दिए हैं। जी जी। अच्छा, यही अगला प्रश्न मेरा वही था कि क्या आपको कभी नक्सलियों से कोई परेशानी हुई क्या? मैंने वहाँ कई भाषण भी दिए गाँव में उनके अच्छा खिलाफ, अच्छा अच्छा लेकिन मेरे को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो मेरे बारे में पूछते ही थे। मेरे कुछ आश्रम में जब ये मेरे 4 आश्रम खुल गए ना, और फिर बाद में मुझे 30 आश्रम और मिले, अच्छा, तो उन 30 आश्रमों में से अधिकांश आश्रम नक्सल एरिया में उनकी बोली में है। अच्छा, तो नक्सली जैसे चिंतला, जगरगुंडा, अच्छा, बासागुड़ा, ये सब तो उनके क्षेत्र में है ना। अच्छा अच्छा, सांड्रा, पासेवाड़ा, मेरे सांड्रा वाला पासेवाड़ा तो ऐसा गांव है अच्छा, जहाँ हमारी आबादी ज्यादा थी, अच्छा, गांव की आबादी छोटी थी। अच्छा अच्छा, गांव में 28 लोग थे, अच्छा, हमारे आश्रम में 34 लोग थे। अच्छा, तो नक्सली के आश्रमों में आते थे तो क्यों, और नहीं आए तो क्यों? जैसे मैंने आपको बताया जी, कि जो वो उन दिनों शुरुआत थी उनकी, अच्छा और वो खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम में मगन थे। अच्छा अच्छा, मेरे कुछ आश्रम में वो आए हैं और उन्होंने बच्चों के साथ खाली खेला है। अच्छा और वो कभी कभी राहर की दाल मांगते थे। अच्छा, राहल दाल, राहर की दाल शायद मिलती नहीं होगी उनको। अच्छा अच्छा, तो राहर की दाल मांगते थे। मेरे 2 आश्रमों की रिपोर्ट है मेरे पास में अच्छा अच्छा, कि वो राहर की दाल मांगते थे और पैसे कहते थे, पैसे हम देंगे। तो मेरे कार्यकर्ता ने कहा कि नहीं, हम अपने घर से दे रहे हैं आपको। उनको नहीं मालूम था, उनको ये मालूम था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह करते हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा, ऐसे उनको ये नहीं मालूम था कि ये नक्सलाइट मूवमेंट वाले हैं। जी जी, लेकिन कुछ लोगों ने, मेरे एक वेदवती करके थी जी, महिला, वो एक आश्रम में थी, उसकी किसी ने शिकायत की, तो उसको नक्सलियों ने 12 बजे रात को बुलाया था, और वो गई और 1.5 घंटे जहद की, जद्दोजहद की। अरे बाप, कि मेरी अगर एक भी लड़की ये कह देगी जी, कि मैंने उसको साथ में दुर्व्यवहार करती, या मेरा खाना नहीं देती, या मैं सुविधा नहीं देती हूँ, मुझे जो यहाँ मिल रहा है मैं जो अच्छे से अच्छा दे सकती हूँ वो देती हूँ, तो उसके बाद में उन लोगों को गांव छोड़ना पड़ा, अच्छा, जिन्होंने उस वेदवती की शिकायत की। ओहो, अच्छा अच्छा, एक घटना मेरे आश्रम की, जी, उसकी पूरी ईमानदारी की। यहाँ एक और बड़ी चुनौती मेरे सामने आई थी जी जी, कि एक कलेक्टर साहब मुझसे कुछ नाराज हो गए। अच्छा, क्या नाम दे सकते हैं आप? नहीं, ओके, नाराज हो गए तो नीलिमा दीदी के साथ में एक बम्बई से एक भाई आए थे, जी, मैं उनको लेके गया था, और नीलिमा दीदी कुछ थोड़ा सा क्षेत्र में घूमना चाहती थी, तो उनसे परमिशन मांग रही थी। तो जब लेने गए तो वो नाराज हो गए,
नाराज होकर के थोड़ा सा ज़्यादा नाराज हुए। फिर आखिरी में बोले, मैं अपने साथ मुस्कुराता रहा। तो आखिरी में बोले कि आपको कभी गुस्सा ही नहीं आता है। अच्छा। और उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैं अपना उनको नमस्कार के चले आया। तो वो जो मेरे साथ में मुंबई से उनका साथी आया था, बोला सैनी जी वो आप इतना नाराज हुए लेकिन आप खाली मुस्कुराते रहे और आपने कोई जवाब नहीं दिया उनको। मैंने कहा मैं जिस उद्देश्य के लिए जाता हूँ उसके सिवा दूसरा काम करता ही नहीं। क्या बात। मैं अपना लक्ष्य बना के जाता हूँ, मेरे को ये करना, उसके अलावा मैं किसी बात पर ध्यान नहीं देता हूँ। अच्छा। तो बोले, और मैंने कहा छोड़िए, मेरे को वहाँ पहुँचे दीजिए, अभी देखिए क्या होता है। मैं यहाँ आया, इसके 15 मिनट में उनका पत्र आया। अच्छा। कि आप आए थे, अब निर्मला दीदी को मेरे पास लेके आ सकते हैं। अच्छा। मैं लेके गया। अच्छा। आगे मैंने हमेशा अपने ऊपर धैर्य रखा और जो पर्पज है सिर्फ वहीं स्थिर ले जाऊँ, उसके आजू बाजू क्या हो रहा दुनिया में मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या हो। अच्छा, बस्तर में आने के बाद आपके व्यक्तिगत और कार्य क्षेत्र में कभी आपको किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? एक दिक्कत तो मैंने आपको बताई, ये तो ही। इसके अलावा मेरे को एक दिक्कत हो रही कि मेरे को सरकार ने एक बार 13-14 लाख रुपए दे दिए। अच्छा। और कहा पक्का मकान बनाओगे। अच्छा। मैं पक्का मकान बनाने के बहुत खिलाफ था। मैंने कहा मैं पक्का मकान बनाऊंगा नहीं। जी। तो बहुत लड़ाई हुई हमारी उनके बीच में। अच्छा। वो मेरी पहली लड़ाई किसी अधिकारी साथ में। फिर उन्हें वो मैंने बाउंड्री वाल तो बनवा ली जी, पर वो पैसा वापस कर दिया। अच्छा। चलिए। लेकिन एक दूसरी जो बात बताना चाहता हूँ, जी। यहाँ चटर्जी साहब करके कमिश्नर आ गए थे। जी। उन्होंने कहा कि सैनी जी आपके आसन तो बंद होने वाले हैं। जी। ऐसा कोई हरकत नहीं है, अगर आप बंद कर देंगे मैं अपना झोला उठाऊंगा घूमूंगा। और मेरे को विश्वास है कि मैं जिस पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा, अच्छा, उस पेड़ वहाँ आश्रम खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, ये मेरे मन का अंतरात्मा का मेरे को वचन है। बिल्कुल। और मैं इसी में मैंने अपनी इतनी आयु गुजार दी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ कि कब से तुम्हारा जीवन शुरू होता है? अच्छा। 5 बजे शुरू होता है। अच्छा। और रात के 9:30 बजे तक चलता है। अच्छा। उनको मैंने पूरा लिस्ट बना दी। अच्छा। तो उन्होंने 5-5:30 बजे धुल्ली आश्रम में गए वो। अच्छा। और साड़ी और कुर्ता पहन के गए। अच्छा। बंगाली साड़ी कुर्ता पहन के। अच्छा। तो मेरे यहाँ 5:30 बजे घंटी लगी, प्रार्थना हो रही थी। अच्छा। और वो वहाँ बाहर खड़े रहे और झाड़ू लगी थी तब वो पहुँचे। अच्छा। और आखिरी उन्होंने किया था सेंड्रा में। ओके। सेंड्रा में गए वो। पहले कमिश्नर सेंड्रा में गए। अच्छा। वहाँ रात के 9:30 बजे थे। वो वहाँ पर अपने जहाँ उनका सर्किट हाउस वहाँ ठहरे। लेकिन उन्होंने कहा देख क्या हो रहा 9:30 बजे। तो 9:30 बजे मेरा जो अधीक्षक था वो क्लास ले रहा था 5वीं क्लास। अच्छा। उन्हें साहब पढ़ाते मिले। तो 5:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का उन्हें मेरे हर आश्रम के अंदर चक्कर लगाया और देखा कि इस समय वो काम होता है कि नहीं होता। एक आश्रम में आके उन्होंने मुझे कहा कि भाई सैनी जी आपने क्या जादू कर रखा है ये आदिवासी लड़कियों के ऊपर? मैंने कहा जादू नहीं, मैंने उनको आश्वस्त कर रखा कि तुम्हारा बाल भी बांका होगा। अच्छा। तुम्हें भोपाल और दिल्ली को हिला के रख दूंगा। क्या बात। हिला के रख दूंगा। जी। उनका तुम्हारा कोई बाल भी बांका कर देगा। तो वो बोले कि एक लड़की इतना बड़ा पट्टा बांधे हुए। अच्छा। और श्रमदान कर रही है। अच्छा। उसको श्रमदान करते हुए फावड़ा लग गया था। अच्छा। उसका पाँव सूजा हुआ था। उसके बाद भी बोली कि नहीं श्रमदान का टाइम है और मैं बच्चों के साथ में श्रमदान कर रही हूँ। तो ये कौन सा जादू है? मैंने कहा जादू नहीं है, ये आश्वासन है। और मेरा उनके साथ में पुत्री बाकी जो समस्याएं आई जैसे समय पर अनुदान नहीं आया, ये तो आम बातें हैं, इसे कहने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर मुझे ये 6 आश्रम के बाद में 30 आश्रम दिए गए, मोतीलाल वो रहने दिए और वो सब नक्सल के रहते। अच्छा। सारे वहाँ पर काम करना बहुत कठिन काम है, लेकिन मेरे उन कार्यकर्ताओं ने बहुत बहादुर था। मेरे कार्यकर्ताओं को जो गांव के बच्चे हैं ये जिनका अच्छा काम था वो बच्चे लोग कहते थे ए गुरुजी ये बात नो जा, ये बात बम आए, ये बात जा। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, मैं एक सवाल इसमें करना चाहता हूँ। तो आपके बाद
क्या ये संस्था इसी तरह संचालित होती रहेगी? क्या आप संतुष्ट हैं या किसी को विरासत आप अपनी सौंपेंगे? ये देखिए, विरासत सौंपने वाला तो मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन मुझे विश्वास है जी, जी। कि मेरे जो साथी कार्यकर्ता लोग हैं उनमें ऐसे लोग हैं जो इस संस्था को संभालेंगे। जी। और जब मैं वहाँ बीमा जी का आशीर्वाद दे के आया था तब उन्होंने कहा था कि इसको तुम विधा जी के पास के हो, अच्छा। तो माता रुक्मिणी भाड़े मत चलाना, भाड़े के नाम चलाओगे तो 100 साल चलेगी, अच्छा, अच्छा। और किसी के साथ जोड़ के चलाओगे तो 1000 साल चलेगी। अच्छा, अच्छा। तो मैं अपने मित्रों को कहता हूँ, देखो भाई, मैंने तो अपना जीवन इसमें लगा दिया, जी। अब तुम्हें से कौन आगे आएगा, वो इसको इस भावना से करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक बात के लिए वो रहा हूँ, जी। आश्वस्त रहें। यह अर्थ शुद्धि से सर्व शुद्धि, वाह। जो अपना आर्थिक शुद्ध रख सकता जी। है वो सब कुछ शुद्ध रख सकता है। चलिए। मैंने इस संस्था को इस स्कूल को चलाया चलिए, और समर्पित भाव से चलाने की कोशिश करी। क्या बात है। एक आखिरी सवाल, आप 90 पार कर चुके हैं जैसी मुझे जानकारी है, उम्र का ये पड़ाव, आप लंबा पड़ाव, तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? आपकी वास्तविक एज क्या होगी अभी? ये आखिरी सवाल है हमारा। ये 93 रनिंग है, 93 रन। 24 जून को मैं 93 पार पूरे कर लूँगा अच्छा। और 94 में लग जाऊँगा। आपकी 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 फिटनेस का राज क्या है? इसका मूलभूत ये, मैंने जैसे कहा था कि मैं बचपन से खिलाड़ी रहा, मेरे लिए 10-15 मिनट दौड़ना घूमना बहुत मामूली बात। 10-15 मिनट। मैं घूमता भी था, 1.5-2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे घूमता था, डबल वार करता था और वॉलीबॉल खेलता था। अच्छा। तो मेरे 5-6 घंटे तो खेल में जाते थे। अच्छा। और मेरे पिताजी योगासन वगैरह करते थे, जी। तो बचपन से मैं इनको योगा भी करता था। अच्छा। तो ये जो मैंने अपने, और फिर जब मैं गांव में काम किया जी। तो मैंने कई घंटे बेटी फला लेकर के खेतों में काम किया। अच्छा। मैंने रूपा खड़ा गांव में जिससे मैंने काम किया, वहाँ मैं 7 कुओं को खोदने में उतरा हूँ नीचे। अरे बाप। अपने स्कूल का कुआ तो हम मास्टरों ने और बच्चों ने मिलकर तैयार किया था। जी, जी। उसके बाद भी मैं उस कुएं में उतरा हूँ। अच्छा। तो मेरे से रस्सी पकड़ चलते नहीं बनता था, जी, जी। तो मुझे चलस में उठा दिया करते थे। ओके। उतरता मैं रस्सी से था। अच्छा। तो शरीर श्रम मैं खूब किया। अच्छा। जब मैं आंदोलन में गया तो मैंने शरीर श्रम किया, और जब मैं आंदोलन में घूमता था तो 15, 20, 25 किलोमीटर घूमना बहुत मामूली बात थी हम लोगों के लिए। सवेरे 10-15 मिनट यात्रा करना, शाम को 8-10 मिनट यात्रा करना। तो इसलिए वो जो पसीना बहाया हुआ शरीर है, जी। और जैसे मैंने कहा कि मैंने शादी नहीं की है, जी। तो वो भी मैंने उसका अच्छी तरह से पालन किया। जी। और खाने पीने में मैं पिछले 15 साल से बहुत कठोर हूँ। मैं शाम को कभी कभी खाता हूँ, बाकी मैं दलिया या खिचड़ी खाता हूँ, फल खाता हूँ। चलिए, क्या बात है। दर्शकों, ये थे धर्मपाल सैनी जी जो हमसे चर्चा कर रहे थे और अपने जीवन के बारे में बता रहे थे और किस चुनौतियों का सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। अगली बार किसी अन्य शख्स के साथ द पोस्ट के इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।